हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपको पता है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूं। तो जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। तो आज मैं आपके चैप्टर 7 निर्देशन के एक्सरसाइज 7.5 के साथ हाजिर हूँ। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इससे पहले की जितनी एक्सरसाइज थी वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उनको देख लें। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 7.5 में हम संदेश वाहन के बारे में जानने वाले हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, कितने प्रकार का संदेश वाहन होता है और इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि संदेश वाहन की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो संदेश वाहन है वो एक कला है जिसमें एक व्यक्ति अपने तथ्यों, विचारों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करता है और उसको समझाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं संदेश वाहन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। यहाँ कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। अब जो संदेश वाहन की पहली विशेषता वो ये है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आचार विचार को आदान प्रदान करना चाहते हैं तो किसके साथ करेंगे? आप खुद अकेले हैं तो क्या अपने आचार विचार अपने साथ ही कर लेंगे आदान प्रदान, या कोई साथ में होना चाहिए जिसको आप प्रदान कर सकें, जिसको समझा सकें, बता सकें। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए जिससे कि आचारों विचारों का आदान प्रदान हो सके। दूसरा है विचारों का विनिमय। विचारों के आदान प्रदान के अभाव में संदेश वाहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संदेश वाहन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं आदि का विनिमय होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक संदेश वाहन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब संदेश वाहन करने के लिए हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। और संदेश वाहन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने साथ ही थोड़ी ना आदान प्रदान कर लेगा। ठीक है, तो ये इसमें विचारों का विनिमय तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति अपना आदान प्रदान करे और दूसरा व्यक्ति ग्रहण करे, सुने, जो भी है समझे। तो इसके लिए विचारों का विनिमय तभी हो पाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, अगला है स्तत प्रक्रिया। संदेश वाहन कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अतः लगातार चलती है। ठीक है, संदेश वाहन कभी समाप्त नहीं होने वाली है, इसलिए एक स्तत प्रक्रिया है, लगातार चलती है। तो अगला है आपका आपसी समझ। आपसी समझ का अभिप्राय यह है कि सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का जो भाव है उसी अर्थ में प्राप्त करने वाला उसे समझ ले। आपसी समझ का मतलब यह है कि जो संदेश मैं आपके पास भेजना चाहता हूँ, जिस भाव के हिसाब से, जिस अर्थ में मैंने आपको भेजा है वो संदेश वाहन, आप उसी अर्थ में, उसी भाव से उस संदेश को समझ लें। ठीक है, तो ये होता है आपसी समझ। अगला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदेश वाहन। संदेश वाहन में यह जरूरी नहीं है कि सूचना लेने देने वाले आमने सामने हो, यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अब जो संदेश वाहन है, जरूरी थोड़ी है कि दो आदमी आमने सामने और वो आपस में कर लें। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कहीं और है, आप कहीं और हो, इंटरनेट के माध्यम से संदेश वाहन होता है आजकल, आपको पता ही है। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है ये सारे अप्रत्यक्ष संदेश वाहन के स्रोत हैं। ठीक है, तो जो संदेश वाहन है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अगला है शब्दों व संकेतों का प्रयोग। सूचना के विनिमय के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे लिखित, मौखिक और या संकेतिक। ठीक है, अब पता है आपको कि संदेश वाहन कई तरीके का होता है। लिखित मतलब लिख के संदेश भेजना, मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, और सांकेतिक मतलब संकेत करके। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या, आपको ये अच्छा लगता है, तो आप अपने मुंह से ना बोलकर सीधा उसको मुंडी हिला देते हैं ऐसे, तो वो समझ जाता है कि नहीं, आपको ये पसंद नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये सांकेतिक हुआ। ठीक है, संकेत देकर जैसे कहते हैं। तो अब देख लेते हैं आपकी संदेश वाहन की प्रक्रिया। अभी हमने क्या देखी? अभी हमने संदेश वाहन की विशेषताएं देखी। अब समझेंगे हम कि संदेश वाहन की प्रक्रिया क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पेपर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो पहला है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है संदेश भेजने वाला। ठीक है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। प्रेषक का मतलब संदेश भेजने वाला जो कि संदेश भेजना चाहता है। ठीक है, अगला है संदेश।
यह संदेश वाहन की विषय वस्तु होती है, अर्थात जो कहना चाहते हैं। ये संदेश है, जो इसमें वो संदेश होता है जो आप भेजना चाहते हैं दूसरे के पास, वो संदेश होता है इसमें, जो कि आप लिखते हैं या बोलते हैं, जो भी वो संदेश होता है। ठीक है। अगला है संदेशबद्धता। इसका अभिप्राय संदेश को संदेश चिन्हों में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया से है, जैसे शब्द, इशारे और चित्र आदि। अब जो संदेशबद्धता है क्या है, इसमें संदेश को चिन्हों के माध्यम में मतलब परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आपका संदेश है कि क्या आपको ये पसंद है, तो लिख दिया, चित्र बना दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको गाजर का चित्र बना दिया और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या ये आपको पसंद है, तो उसको चित्रों, इशारों, शब्दों में किसी भी चीज में उसको परिवर्तित किया जाता है, जो कि संदेशबद्धता में होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका माध्यम। वह व्यक्ति जो संदेश भेजना चाहता है उसे संदेश वाहन के माध्यम का चयन करना पड़ता है। अब उसने यहाँ पर संदेश लिख ली, ठीक है, और उसका संदेशबद्धता भी कर दिया। अब उसे भेजने के लिए माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि उसको भेजना किस माध्यम से चाहता है, क्या ऑनलाइन भेजना चाहता है, या टेलीफोन से भेजना चाहता है, या पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहता है। ठीक है, तो उसको माध्यम का चयन करना पड़ेगा कि किस माध्यम से वो आपके पास पहुंचाना चाहता है। अगला है प्राप्तकर्ता। ये वो व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा गया है। अब जिसको संदेश वहन किया गया है, जिसको संदेश भेजा गया है, वो होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, जो कि संदेश को प्राप्त करता है। अगला है संदेश वाचन। संदेश वाचन का अर्थ प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को सही अर्थ में समझने से है। अब पत्र भेजने वाले ने तो भेज दिया और प्राप्त करने वाले ने प्राप्त भी कर लिया। अब मेन बात क्या है कि जो संदेश जो भेजा गया है इसके पास, वो जिस अर्थ में, जिस भाषा में, जिस भाव से भेजा गया है, प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में, उसी भाव से समझ ले। ठीक है, तो इसे कहते हैं संदेश वाचन। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक जिसे कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को सही अर्थ में समझ लिया है या नहीं। अगर प्राप्तकर्ता ने आपके संदेश को आपके भाव और आपके अर्थ, जिस भाषा में आप भेजना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, वो समझ गया है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ जी, हाँ मेरे को समझ में आ गया है। और अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया आपको, तो सीधा मतलब है कि उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये प्रतिपुष्टि फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमने यहाँ पर संदेश वहन की प्रक्रिया समझ ली। तो अब देख लेते हैं कि संदेश वहन के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दें कि संदेश वहन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संदेश वहन और अनौपचारिक संदेश वहन। तो उसी को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं औपचारिक संदेश वहन। तो इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेश वाहन से है जिसकी आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है। औपचारिक संदेश वाहन का मतलब क्या है? औपचारिक संदेश वाहन वो संदेश वाहन होती है जिसे कि संगठन में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कोई संगठन होगा उसके अंदर इस संदेश वाहन, औपचारिक संदेश वाहन को अधिकार प्राप्त होता है, तो वो होता है औपचारिक संदेश वाहन। ठीक है, अगले देख लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है लिखित व मौखिक। अब जो ये औपचारिक संदेशवाहन होता है ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। ठीक है, औपचारिक संदेशवाहन लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित का मतलब लिखने वाला और मौखिक का मतलब मुंह से बोलने वाला। ठीक है, अगला है औपचारिक संबंध। यह संदेशवाहन उन कर्मियों के मध्य होता है जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए गए हों। ठीक है, अब जो औपचारिक संदेशवाहन होता है वो उन कर्मचारियों के बीच में होता है जिनमें संगठन ने औपचारिक संबंध स्थापित कर रखा है। ठीक है, अगला है निश्चित पथ। संदेशवाहन को संदेश को एक से दूसरे व्यक्ति तक एक निर्धारित मार्ग पार करके जाना होता है। अब जो औपचारिक संदेशवाहन होता है, अगर इसमें आपको संदेश भेजना है किसी के पास, तो आप भेजना चाहते हो और जिसको भेजना चाहते हो उनके बीच में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, कुछ इसके निर्धारित मार्ग होते हैं, उसको उसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए कर्मचारी हैं और आपको अपना जो संदेश है वो आपको उच्च स्तर तक पहुंचाना है, तो आप सीधे उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि उसका एक निर्धारित मार्ग है। आप जो अपने निचले स्तर को पहुंचाएंगे, निचला स्तर वाला मध्य स्तर को पहुंचाएगा और मध्य स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचेगा। तो ये कुछ निर्धारित मार्ग होते हैं इनके, उनके अनुसार ही इसमें औपचारिक संदेशवाहन में संदेश भेजा जाता है या संदेशवाहन होता है। ठीक है, अगला है संगठनात्मक संदेश। इस श्रृंखला में केवल संगठन से संबंधित सूचनाएं ही प्रेषित होती हैं। अब जो औपचारिक संदेशवाहन है इसमें केवल संगठन, जो भी संगठन है
उस संगठन से संबंधित सूचनाओं को संदेशवाहन या प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका व्यक्तिगत सूचनाओं का इसमें कोई भी प्रेषित नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकती। ठीक है, अगला है जानबूझकर किया गया प्रयत्न। संदेशवाहन की यह श्रृंखला स्वयं स्थापित नहीं होती, इसे संगठन के उद्देश्य अनुसार स्थापित किया जाता है। अब जो औपचारिक संदेशवाहन है इसको जानबूझकर स्थापित किया जाता है संगठन के उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, संगठन के जैसी उद्देश्य होगी उसी के अनुसार संदेशवाहन को स्थापित किया जाता है, जिसे औपचारिक संदेशवाहन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख ली। अब देख लेते हैं इसके लाभ। ठीक है, तो पहला है अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा। अब जो इसमें अधिकारी होते हैं उनके पद की गरिमा बनी रहती है, सुरक्षित रहती है। अगला है स्पष्ट व प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। तो आपको याद होगा कि आपने पहले चैप्टर में प्रभावपूर्ण और कुशलता में डिफरेंस पढ़े थे। तो प्रभावपूर्ण का मतलब क्या था, वहां पर समय पर कोई भी कार्य हो समय पर हो, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, जो औपचारिक संदेशवाहन होता है वो स्पष्ट और प्रभावपूर्ण यानी अच्छे से और समय पर पूरा होता है। ठीक है, अगला है सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह। अब जो औपचारिक सूचनाएं होती है उनका व्यवस्थित प्रवाह होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी हानि, क्योंकि जिस चीज के लाभ है उसकी हानियां भी होती हैं। तो पहला है कार्य का अधिक बोझ। अब इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उन पर कार्य का अधिक बोझ आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका सूचना है और आपको उच्च स्तर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उच्च स्तर तक पहुंचाने का जो मार्ग है, पहले मध्य फिर उच्च, तो इससे क्या हुआ कि मध्य वाले के ऊपर कार्य का अधिक बोझ हो गया, क्योंकि उस सूचना से तो उसका लेना देना कुछ है नहीं, फालतू में उसके ऊपर एक कार्य का बोझ बढ़ गया। तो ये इसकी हानि है। ठीक है, दूसरा है सूचनाओं का स्वरूप बदलना। अब क्या होता है कि जो औपचारिक सूचना होती है वो स्टेप बाय स्टेप करके पहुंचती है। तो आपने अपने निचले स्तर को पहुंचाया, तो आप क्या कहना चाहते हो और निचले स्तर वाले ने क्या समझा है, यहाँ पर इनके समझाने और समझने के उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो और सामने वाला क्या समझता है, फिर वो अगले स्टेप पर क्या आगे समझाता है और अगला क्या समझता है। तो इससे क्या होता है कि सूचना अपने लास्ट स्तर तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही बदल जाता है। कहना कुछ चाहते हो और पहुंचता कुछ और है। ठीक है, ये भी इसकी हानि है। अगला है अधिकारियों द्वारा लापरवाही। क्या होता है इसमें कि अधिकारी भी लापरवाही करने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे सोचने से क्या लेना देना, आराम से भेजेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि लापरवाही करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर हमने औपचारिक संदेशवाहन देख ली। अब देख लेते हैं अनौपचारिक संदेशवाहन। तो इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। अब औपचारिक संदेशवाहन वो था जिसको आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती थी, और अनौपचारिक संदेशवाहन वो है जिसको संगठन में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि सामाजिक संबंध द्वारा स्थापना। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है, यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होती है। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है वो सामाजिक संबंधों द्वारा ही उसकी स्थापना होती है। ठीक है, दूसरा है दो तरह की सूचनाएं। इसके द्वारा कार्य संबंधी तथा व्यक्तिगत संबंधी दोनों प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। अब जो औपचारिक संदेशवाहन था उसमें क्या था, उसमें केवल संगठन से संबंधित सूचनाओं को ही प्रेषित किया जा सकता था। लेकिन जो अनौपचारिक संदेशवाहन है इसमें क्या है, इसमें कार्य यानी कि संगठन संबंधी और व्यक्तिगत संबंधी दोनों सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अनिश्चित मार्ग। संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि इसको इसी मार्ग से होकर जाना है, क्योंकि संगठन में इसको अधिकार प्राप्त नहीं है, आधिकारिक स्वीकृति नहीं है, इसलिए किसी भी दिशा में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगला है अफवाह की संभावना। क्योंकि इस संदेशवाहन के अर्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इसमें अफवाह फैलने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगला है शीघ्र प्रसार। क्योंकि इस संदेशवाहन का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, इसलिए शीघ्र फैलता है। ठीक है, अगर आपको कोई संदेश है जो कि शीघ्र प्रसार करना है, जल्दी पहुंचाना है किसी को, तो आप अनौपचारिक संदेशवाहन के जरिए आप अपना संदेश किसी भी तक, कहीं तक भी जल्दी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मार्ग नहीं होता, कोई स्थित इसका मार्ग नहीं है, ना कोई नियम कुछ नहीं है इसमें, कहीं भी ये किसी भी दिशा में फैल जाता है, सीधा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो सूचनाएं होती है शीघ्र और जल्दी फैलती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अनौपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं देख ली। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तेज व प्रभावपूर्ण संदेशवाहन।
इसमें क्या होता है कि समय पर और जल्दी से संदेशवाहन होता है, तेजी से। दूसरा है खुला वातावरण। इसमें खुला वातावरण होता है, इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि इसको कौन से मार्ग से होकर जाना है, इसका पूरा वातावरण खुला है, कहाँ जहां मन चाहे वहां जा सकता है। ठीक है। अगला है कठिन समस्याओं का सरल समाधान। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिनका समाधान औपचारिक संदेशवाहन से नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या होता है, उस समय पर आपका अनौपचारिक संदेशवाहन होता है, जो जिससे कि कठिन से कठिन समस्याओं का भी आसानी से समाधान हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको बहुत अर्जेंट है कि आपका संदेश उच्च स्तर तक अर्जेंटली पहुंचाना है, लेकिन अगर आप औपचारिक संदेशवाहन से पहुंचाएंगे तो आप अर्जेंटली नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसमें एक निश्चित मार्ग होता है, उसका उसी से जाना पड़ेगा। लेकिन उसी संदेश को आप अगर अनौपचारिक संदेशवाहन से पहुंचाए तो आपका जो काम था, जो आपकी समस्या थी, उसका तुरंत समाधान हो जाएगा, क्योंकि अनौपचारिक संदेशवाहन में आपको पता है कि आप सीधा उच्च स्तर तक जिसको भी पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अगला है अच्छे मानवीय संबंध। अब जो अनौपचारिक संदेशवाहन है वो मानवीय संबंधों द्वारा ही उत्पन्न होती है, इसकी स्थापना उसी द्वारा होती है, तो इसमें अच्छे मानवीय संबंध होते हैं, अच्छे अच्छे लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। उनके संबंध आपस में अच्छे होते हैं। अब इसकी हानियां देख लेते हैं, क्या इसकी हानियां हैं। तो पहला है अव्यवस्थित संदेशवाहन। इसमें जो संदेशवाहन होता है वो अव्यवस्थित होता है, कहीं भी किसी भी दिशा में चला जाता है। दूसरा है अविश्वसनीय सूचनाएं। अब जो इसमें जो सूचनाएं होती है वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको संगठन में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जाता। ठीक है। तो यहाँ पर हमने औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवाहन देख लिए और समझ लिए। अब देख लेते हैं कि प्रभावी संदेशवाहन की बाधाएं क्या है, संदेशवाहन में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं। तो 4 प्रकार की बाधाएं आती हैं। ठीक है। पहला है आपका भाषा संबंधी, दूसरा है संगठनात्मक बाधाएं, तीसरा मनोवैज्ञानिक और चौथा व्यक्तिगत बाधाएं। ठीक है। तो एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा संबंधी समस्याएं। इसमें सूचना को पूर्णतः गलत या विपरीत तरीके से समझने की संभावना बनी रहती है। अब जो भाषा संबंधी समस्या है, इसमें क्या है कि इसमें जो भी सूचना है उसको पूरी तरीके से गलत या उसका उल्टा समझ लेना, इसकी संभावना बनी रहती है। जैसे संदेशों की गलत व्याख्या और अस्पष्ट मान्यता। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ और, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप हो सकता है उसका उल्टा ही समझते हो या पूरा ही गलत समझ लेते हो। ठीक है। तो ऐसी भी जितनी संभावनाएं होती हैं वो भाषा संबंधी समस्याओं में आती हैं। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इनमें मानसिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ध्यान की कमी, समय से पूर्व मूल्यांकन और अविश्वास। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि आपके जो सिलेबस है वो 33% तक कम कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी भी जितनी समस्याएं आती हैं वो मनोवैज्ञानिक में आती है। एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप वहां बैठे हैं क्लासरूम में, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है। और जब टीचर ने आपको उठा के पूछा तो आपका वही कुछ पता वता नहीं है कहाँ है। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान की कमी, क्योंकि आप बैठे तो क्लास में है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है। तो ऐसी जितनी समस्याएं होंगी वो भी मनोवैज्ञानिक में आती हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन का। टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने सवाल पूछा और झट से आप खड़े हो गए, जी मुझे पता है। ठीक है। बिना सोचे समझे, ना सुना सवाल को, थोड़ा सा सुना और खड़े हो गए, जी हमको पता है। टीचर ने पूछा, आपने क्या करा, गलत आंसर बता दिया। तो ये होता है समय से पूर्व मूल्यांकन, बिना सोचे समझे समय आने से पहले ही उसका मूल्यांकन कर देना। ठीक है। तो इतनी ऐसी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक रूप से संबंधित होती हैं। ठीक है। अगला है संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेशवहन करने की योग्यता पर प्रभाव डालता है। अब जो संगठनात्मक ढांचा होता है उससे क्या होता है कि कर्मचारियों के संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है इससे। ठीक है। जैसे संगठनात्मक नीतियां, नियम, अधिनियम और संगठनात्मक सुविधाएं। ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण हैं जिनसे क्या होता है कि संगठन के जो कर्मचारी होते हैं उनके संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे कि संगठन की नीति नियम है कि जो भी संदेशवहन होगा वो क्या होगा कि अपने निर्धारित मार्ग से होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे कर्मचारियों के संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि इसलिए पड़ता है कि जो संदेशवहन सीधा डायरेक्ट जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचने की बजाय एक निर्धारित मार्ग से उस संदेश का जिन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है उनके साथ होकर, उनसे गुजर कर
जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे कर्मचारियों की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत बाधाएं। ऐसी बाधाएं जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले व प्राप्त करने वाले के साथ होता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको सूचना भेज रहा हूं और आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो समस्याएं आएंगी वो व्यक्तिगत बाधाएं होंगी। जैसे उच्च अधिकारी के लिए बता रहा हूं, उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं, जैसे पद को चुनौती। अब जो उच्च अधिकारी होगा वो क्या सोचेगा, उसकी व्यक्तिगत बाधा क्या है, उसकी पद की चुनौती। क्या उसका पद उसके पास रहेगा, 1-2 महीने बाद चला जाएगा, तो वो ये जो उसकी चुनौती है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत बाधा है। ठीक है। दूसरा, अधीनस्थों के विश्वास में कमी। वो ये सोच रहा होगा, उच्च अधिकारी है जो, वो ये सोचेगा कि क्या अधीनस्थ हैं जो मेरे, वो मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर नहीं करते तो क्या होगा कि उसकी पद उसके हाथ से जा सकती है। ठीक है। ये व्यक्तिगत बाधा है। किसकी व्यक्तिगत बाधा है, ये उच्च अधिकारी की। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं। जैसे अधीनस्थों से संबंधित देख लेते हैं, प्रोत्साहन की कमी। उनको कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, प्रोत्साहित नहीं होते वो, तो क्या है, उनकी अपनी व्यक्तिगत बाधा है, वो प्रोत्साहित क्यों नहीं होते। ठीक है। अगला है विचार विनिमय की अनिच्छा। वो अपने विचारों का विनिमय नहीं करना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। तो ये किसकी बाधा है, उनकी खुद की बाधा है, व्यक्तिगत बाधा। तो ऐसी जितनी समस्याएं होती हैं वो व्यक्तिगत बाधा में आती है। जैसे आपकी कोई समस्या है, आपका अभी लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो ये क्या दूसरे की परेशानी है, नहीं, ये आपकी खुद की है, तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिगत बाधा में आएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि संदेशवहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला, प्राप्तकर्ता के अनुसार संदेशवहन। जिसको आप संदेश भेजने वाले हैं, प्राप्तकर्ता, उसको जानिए, उससे समझिए कि वो किस प्रकार से संदेशवहन चाहता है और उसी के अनुसार संदेशवहन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, संदेशवहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना। जब भी संदेशवहन करें तो उससे पहले अपने विचार को स्पष्ट कर लें कि आप संदेश में क्या भेज रहे हैं और किस तरीके से भेज रहे हैं, क्या उसको समझ पाएगा दूसरा प्राप्त करने वाला या नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जब भी संदेशवान भेजिए उससे पहले अपने विचारों को स्पष्ट कर ले, सरल भाषा में समझ ले और ये समझ ले कि क्या प्राप्तकर्ता समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। ठीक है। अगला, संदेश की भाषा विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना। आप जब भी संदेश लिखें तो उसकी भाषा विषय वस्तु के प्रति सचेत रहें। ठीक है। क्यों, अब जब भी संदेश लिखें तो उसको सरल भाषा में लिखें, उसका विषय वस्तु है जो अच्छे से लिखे ताकि एक बार देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला है आपका एक अच्छा श्रोता बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ संदेशवहन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक एक अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, उसको समझ में नहीं पाएंगे, फिर उसका उल्टा सीधा आप व्याख्या करते रहेंगे। ठीक है। तो एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, फीडबैक। क्योंकि अगर जिसको संदेशवहन समझ में नहीं आई तो जो फीडबैक है हमें इससे पता चलेगा कि उसको संदेशवहन जो संदेश था, जो सूचना थी, वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया। अगर वो समझ पाया तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा, अगर वो नहीं समझ पाया तो वो नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 यहाँ पर समाप्त हुई। आपका चैप्टर 7 यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, इस एक्सरसाइज के पहले की एक्सरसाइज है जो 7.4 तक, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन्हें देख लें। तो आज का आपका यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आई नहीं आई, कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और एक लाइक जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आपके अगले चैप्टर के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।